नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम शिशुनाग वंश और हरिक वंश के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम नंद वंश और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। नंद वंश की स्थापना जो की थी वो महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद जो शिशुनाग वंश का आखिरी शासक था, महानंदी, उसके दरबार में कार्य करता था। जो एक योजना के तहत इसने महानंदी की हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। इस तरह नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। कहा जाता है कि महापद्म नंद जो था वो निचली कास्ट मतलब शूद्र जाति से आता था और ये पहला ऐसा राजा बना जो शूद्र जाति के होते हुए राज पाट चलाने लगा या राजा बना। इसे क्षत्रियों का विनाशक भी कहते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे युद्धों में क्षत्रियों को पराजित किया और उन राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर मगध साम्राज्य को और बड़ा कर दिया। जिनमें से एक लड़ाई अवंती की लड़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवंती को जीतकर इसने आधे भारत देश को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। वैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन महापद्म नंद ने इस विश्वविद्यालय को और ज़्यादा सुशोभित किया या कह सकते हैं कि इसका विस्तार ज़्यादा किया। तो अस्थायी तौर पर कह सकते हैं कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना महापद्म नंद ने की। महापद्म नंद की मृत्यु हो जाने के बाद में उसका बेटा धनानंद, जिसे हम अग्रभोज भी कहें, इसने अग्रभोज की उपाधि ली थी। धनानंद गद्दी पे बैठा और धनानंद ने अपने मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया। धनानंद के समय में ही घटना ऐसी घटी जिसके कारण नंद वंश का खात्मा हो गया। हुआ ये था कि एक बार चाणक्य, जो जैसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये तीनों नाम ही एक ही व्यक्ति के थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। इनकी किताब का नाम था अर्थशास्त्र। इन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। तो एक बार कौटिल्य धनानंद के दरबार में आते हैं और धनानंद उनका अपमान कर देता है। जब धनानंद उनका अपमान करता है तो कौटिल्य उसी समय प्रण ले लेते हैं कि मैं किसी भी तरह इस वंश का नाश करूँगा और धनानंद को गद्दी से हटा दूँगा। इसका प्रण लेने के बाद में वो एक बच्चे को अस्थाई मतलब कि गोद लेते हैं। गोद क्या लेते हैं कि उससे शिक्षा उसे देते हैं और चंद्रगुप्त उसका नाम होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य आगे चलकर धनानंद की हत्या करके नंद वंश की समाप्ति करता है। तो फिर उस समय से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। नंद वंश जो था उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। बस दो ही राजा बने थे इस वंश में, एक तो महापद्म नंद और धनानंद। महापद्म नंद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की और धनानंद जो था उसे अग्रभोज की उपाधि ली थी धनानंद ने। और इसी के जो धनानंद था इसी के समकालीन एक विदेशी आक्रांता था, उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर भारत आया था। सिकंदर के अलग भी स्टोरी एक अलग है। सिकंदर के ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि एक तो सिकंदर सबसे पहले भारत कब आया। तो सिकंदर जो भारत आया था वो 326 BC के लगभग भारत में आया और इसकी लड़ाई पोरस के साथ हुई। पोरस राजा था उस समय। पोरस के राजा के साथ में पोरस राजा के साथ में इस लड़ाई हुई जिसे हम झेलम नदी के किनारे हुई। कौन सी नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई हुई थी झेलम नदी के किनारे। ठीक है, इसे विरासता का युद्ध भी कहते हैं, विरासता। ठीक है, तो ये यहाँ से ये जो सिकंदर वाला जो पोर्शन है यहाँ से ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ये एक क्वेश्चन के बारे में पूछ लेते हैं कि सिकंदर की लड़ाई किसके साथ हुई। पहले तो पोरस के साथ में हुई। किस नदी के किनारे हुई, झेलम नदी के किनारे हुई। और ये युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है, विरासता का युद्ध कहलाता है। ठीक है, तो जब सिकंदर पूरे मध्य एशिया को जीतते हुए भारत की तरफ आया तो ये पाकिस्तान की तरफ से आया था। इराक, ईरान जो पाकिस्तान की तरफ का जो रास्ता है इससे भारत की तरफ आया। तो भारत तक आते आते इसकी जो सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा हार चुकी थी। काफ़ी दिनों से ये लगातार युद्ध कर रहे थे। तो जब ये भारत आया तो इनके बीच में ये सिंधु नदी को पार करते हुए झेलम नदी के किनारे जब पहुँचे तो झेलम नदी को पार करने के लिए इसकी सेना ने मना कर दिया। ये काफ़ी दिन तक झेलम नदी के एक साइड में एक तरफ डटा रहा और दूसरी तरफ जो वहाँ का राजा था पोरस राजा वो दूसरी तरफ डटा रहा।
काफ़ी दिन तक वहीं पर रहने के बाद में जो सिकंदर था उसने वापस जाने का सोची या वापस चला गया। जब ये वापस गया तो इसकी मृत्यु भी रास्ते में ही, कहते हैं कि पेचिस की जो बीमारी, ये जो कहते हैं हैजा, इसको लग गया था और हैजा लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इसका जो एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो राजगद्दी बैठा। उसकी अलग स्टोरी है, वो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है। तो सिकंदर की मृत्यु उस समय हो जाती है। तो सिकंदर जो भारत आया था वो धनानंद के काल में आया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि धनानंद के काल में सिकंदर कौन सा राजा है, सिकंदर आया है। सिकंदर किसके काल में आया, धनानंद के काल में आया। और सिकंदर के साथ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सिकंदर ने किसके साथ लड़ाई करी, पोरस के साथ में करी। और पोरस जो था और जो सिकंदर था, उनके बीच में जो लड़ाई किस नदी के किनारे हुई, झेलम नदी के किनारे हुई। झेलम नदी इंपॉर्टेंट है। और ये युद्ध कौन सा कहलाया, विरासत का युद्ध कहलाया। ठीक है, 326 बीसी के आसपास जो सिकंदर था वो भारत आया था। ठीक है, तो इस तरह नंद वंश के ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, 2-4 क्वेश्चन यही आते हैं कि जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, वो करता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा भारतवंश का ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे एक स्टोरी ये है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ उससे पहले ही इसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जो इसका पिता था वो धनानंद के दरबार में ही एक सेना के अंदर था। एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में इसकी जो माता थी उसका नाम था मूरा। इसकी माता का नाम था मूरा, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। वो है इसको ले जा मतलब खुद अपने भाई के पास चली जाती है। इसका भाई पाटलिपुत्र में रहता था। पाटलिपुत्र इस समय पटना जो जगह है उसको पाटलिपुत्र कहते थे उस टाइम पे, वहाँ रहता था। पाटलिपुत्र में ही इसका जन्म होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जन्म हुआ था पाटलिपुत्र पटना में। तो एक बार जब चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में अपने खेल रहा था कुछ अपने दोस्तों के साथ में, तो तभी वहाँ से गुजर रहे कौटिल्य की नज़र चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ती है। वो देखते हैं कि ये जो बालक है इसके अंदर अलग ही समझ ज़्यादा है या सोचने शक्ति ज़्यादा है। तो क्यों ना मैं इसको ही ज़्यादा शिक्षित करूँ या आगे इसको ही संपन्न करूँ। जो मैंने प्रण लिया है धनानंद को मारने का या नंदवंश को ख़त्म करने का, उसमें ये मेरी मदद करेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य अपने साथ ले जाता है और इसको शिक्षा देता है युद्ध करने की और सारी चीज़ें की, जो आगे चलकर धनानंद को मारता है और नंदवंश की ख़त्म कर देता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बनता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे आया नहीं आज तक। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, पटना में। ठीक है, इसकी माँ का नाम मूरा था। ठीक है, जो कह सकते हैं धनानंद के दरबार में एक दासी थी। इसका जो पिता था वो सैनिक था उस समय। ठीक है, जब सिकंदर, हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि जब सिकंदर वापस लौटा था तो उस समय जिस जिस राज्य पर सिकंदर ने अपना अधिकार कर लिया था, तो वापस जाते समय इसने वहाँ के जितने राजा मतलब मजबूत नेता थे, जो या फिर कह सकते हैं कि जो सिकंदर के सेना में जो ग्रीक सेनानी थे, वह उनको राज्य को देता हुआ चला गया। जैसे भी राज्य का राजा एक तरह से उन्होंने ग्रीक अपने सेना के सेनापति को ही बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इसने भारत का बहुत सारा जो अब आज अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कह सकते हैं कि पंजाब का बहुत सारा हिस्सा जो था, इन्होंने ग्रीक सेनानियों को ही दे दिया था सिकंदर ने। तब जब चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारकर राज्य पर बैठा तो इसने उन ग्रीक सैनियों को ही हराना शुरू किया। और सबसे पहले जो उत्तर पश्चिम का जो पूरा इलाका था भारत देश का, उसको अपने कब्जे में लिया। उसके बाद में जो ये था चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने एक पर्वतक राजा था उस समय। कह सकते हैं कि नेपाल और असम के मिलके एक राजवंश चल रहा था उस टाइम पे। वहाँ का एक राजा था पर्वतक के साथ मिलकर इसने धनानंद पर आक्रमण किया था और धनानंद को मारकर नंदवंश की मतलब ख़त्म किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जब मौर्य वंश की इसने स्थापना की तो इसने अपने वंश को मतलब अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसके बीच में इसकी बहुत सारी लड़ाई हुई। उन लड़ाइयों में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 305 बीसी की लड़ाई है। 305 बीसी में क्या हुआ था कि जो मैंने पहले बताया था कि जो वो था सिकंदर था, उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन कई बार आया है कि वो था सिकंदर था, उसके सेनापति क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर था। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है 305 बीसी में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। ये हार स्वीकार कर लेता है और हारने के बाद में ये कंधार जो देश था, कंधार कंधार आज के टाइम में अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान के अफ़गानिस्तान में कंधार है, उसको ये क्या करता है, उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है हारने के बाद में। और इसके साथ साथ ये क्या करता है कि इसकी जो बेटी थी हेलेना, कई जगह कार्निया लिखा हुआ है, कई जगह हेलेना लिखा हुआ है, तो हेलेना जो इसकी बेटी थी, यह उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है और आपसी संबंध, एक रिश्तेदारी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बना लेता है। उसके साथ साथ ये अपना एक लेखक था, उस लेखक का नाम था मेगस्थनीज, या कह सकते हैं एक जो मेगस्थनीज था, यह भी उसी के बाद में उसके साथ में ही भारत में आता है। और मेगस्थनीज की किताब है इंडिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है। इंडिका, इंडिका से ही इंडिया नाम पड़ा था, इंडिया, ठीक है। तो मेगस्थनीज की जो किताब थी इंडिका, उसमें मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के सारे कार्यशैली के बारे में लिखा, किस तरह का राज्य उस समय था, कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य चलाता था। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिका किताब किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। या कह सकते हैं मेगस्थनीज की किताब का क्या नाम था? इंडिका था। या फिर कह सकते हैं पहली बार इंडिया शब्द का जो विचार आया किस जगह से आया? इंडिका से ही आया, ठीक है। तो इंडिका बुक मेगस्थनीज ने लिखी। चंद्रगुप्त इंडिका बुक में मेगस्थनीज ने लिखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने दरबार को 4 भागों में बांटा हुआ था, 4 राज्यों में अपने राज्य को बांटा हुआ था। उसमें एक था तक्षशिला, तक्षशिला था, दूसरा था उज्जैन, और तीसरा था पाटलिपुत्र, और चौथा था स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। तो इस तरह इसने अपने जो राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 हिस्सों में बांट रखा था, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र और स्वर्ण नगरी में, ठीक है। अपने राज्य को चलाने के लिए इसने सभी चारों जो छोटे राज्य इसने बनाए थे उन पर उन्होंने महामंत्री या क्या कहते हैं आमत्य बैठाए हुए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य की बात मानते थे और अपने ये राजपाट को इस तरह चला रहा था। इसके आखिरी समय में जब ये बूढ़ा हो गया तो इसने सारे जितना भी अपना राजपाट था अपने बेटे को सौंप दिया और जैन धर्म को अपना लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। जैन धर्म को अपना लिया और जैन धर्म को अपनाकर ये साधु बनकर साउथ में, मतलब कि भारत के दक्षिण इलाका सरवन बेलगोला, सरवन बेल गोला, सरवन बेलगोला दक्षिण कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ चला गया और वहाँ पे इन्होंने उपवास के बाद में अपने प्राण त्याग दिए। तो कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिर में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। और कहाँ पे इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सरवन बेलगोला में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जब मर गया था उसके बाद में इसका जो बेटा था उसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार राजगद्दी पे बैठा। बिंदुसार ने भी काफ़ी सही तरीके से कह सकते हैं अपने राज्य को सही से चलाया, आगे बढ़ाया और काफ़ी दिनों तक इसने राज किया। तो बिंदुसार के राज करने के बाद में बिंदुसार के दो इसका जो बड़ा बेटा था बिंदुसार का, उसका नाम था सुसीम। सुसीम इसका बड़ा बेटा था। उसके बाद उसका बेटा था अशोक। तो बिंदुसार के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, बस यही पूछ लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य उसके बेटे क्या नाम था? बिंदुसार था। या फिर कह सकते हैं कि बिंदुसार के पिता क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इतना ही क्वेश्चन बनता है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जो बनना स्टार्ट होता है वो अशोक से बनना स्टार्ट हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अशोक से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सुसीम बड़ा बेटा था। बिंदुसार चाहता भी था कि सुसीम राज्य बनाए, लेकिन इसमें होता क्या है कि एक बार तक्षशिला जो जगह थी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक राज्य बनाया हुआ था, उस जगह विद्रोह हो जाता है और सुसीम को वहाँ पर विद्रोह को ख़त्म करने के लिए भेजा जाता है। सुसीम जिसमें नाकामयाब रहता है और
अशोक को भेजा जाता है। अशोक उस जगह को शांत कर देता है, उस विद्रोह को ख़त्म करता है और इस रीजन से उसे वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। उसके बाद में यह जो पाटलिपुत्र था उसका भी गवर्नर बनता है और बाद में आकर अशोक जो है वो जो मगध साम्राज्य है उस पर बैठ जाता है और ये उसका राजा बन जाता है। ये बहुत कहते हैं शुरुआत में बहुत क्रूर नेता था, क्रूर राजा था। इसने अपने जितने अपने भाई थे सबकी हत्या कर दी थी। 99 भाई कहते हैं, 99 भाइयों की हत्या इसने की थी और जितने भी उनके समर्थक थे जो सेना में उनका साथ देते थे उनका सबकी हत्या इसने कर दी थी। ठीक है। और उसके बाद में इसने अपने अशोक के समय में जो मगध साम्राज्य था कह सकते हैं या मौर्य साम्राज्य जो था या भारतवंश था वो सबसे ज़्यादा फैला। अब तक जितने राजा हुए थे या आगे भी जितने राजा हुए उन सब में सबसे ज़्यादा साम्राज्य जो फैलाया वो अशोक ने फैलाया। अशोक ने कहते हैं कि पूरा अफ़गानिस्तान, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और ऊपर नेपाल, तिब्बत, जितना ये पूरा इलाका था यहाँ मतलब पूरा इलाका इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण में कर्नाटक तक इसने अपने राज्य में ला लिया था। सारा राज्य पूरा भारत बस एक कर दिया और बहुत लंबे बड़े इलाके में इसने अपने राज्य को फैलाया अशोक ने। ठीक है। अशोक शुरुआत में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा क्रूर राजा बना था, लेकिन इसके राजा बनने के बाद में लगभग जब ये राजा बना तो उसके कुछ दिन बाद इसकी एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई का नाम था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध एक युद्ध हुआ था जिसके बाद में अशोक ने अपने जितना भी राजपाट था सबको दान कर दिया और जितने मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में इसने बौद्ध का प्रचार किया। ठीक है। बौद्ध का प्रचार किया और इसने बौद्ध का जो प्रचार किया था इसने उन बौद्ध का प्रचार शिलालेखों और अभिलेखों से किया। अच्छा, शिलालेख और अभिलेख दो चीज़ें होती हैं। एक होता है शिलालेख और एक होता है अभिलेख। ठीक है। इसने शिलालेख भी बनवाए और अभिलेख भी बनवाए। ठीक है। और शिलालेख अभिलेख पे बौद्ध धर्म को या अपने अपने बारे में बताया कि मैंने किस तरह अपने जो राजपाट चलाया अब तक जीवन जो जिया है किस तरह जिया है और आगे मैं किस तरह जनता की सेवा करूँगा, इस तरह इसने उन अभिलेखों में लिखा। इसने कुल मिला के जो शिलालेख बनवाए थे वो 14 शिलालेख बनवाए। कितने शिलालेख बनवाए? 14 शिलालेख बनवाए। और कलिंग युद्ध का जो इसने वर्णन किया था वो किया था 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। कलिंग युद्ध भी कहते हैं कि जो कलिंग जो था वो जगह थी उड़ीसा। आज की जो उड़ीसा है उसी को कलिंग कहा था पहले कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग में एक राजा था जो 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 ये है क्या नाम है अशोक है, इसका विद्रोह कर रहा था क्योंकि जो उस चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और जैन धर्म जो होता है बिल्कुल ही अहिंसक होता है। वो किसी की हत्या नहीं कर सकता, बिल्कुल हिंसा के विरोध होता है। तो उसकी जो प्रजा थी वहाँ के जो राजा थे वो सभी भी जैन धर्म को अपना लेते हैं। जो अशोक था ये अपने ही परिवार के इतने सारे लोगों को मारने के बाद में राजा बना था। तो इससे सब ज़्यादातर जो जनता थी वहाँ की वो इससे रुष्ट थी या गुस्सा थी और ये जो कलिंग जगह है ये इसका विद्रोह कर देती है अशोक का। तो अशोक उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए युद्ध करता है जो कलिंग का युद्ध कहलाया। कलिंग के युद्ध के बाद में इसकी जो कहते हैं कि इसने जो शादी कर ली थी वहाँ की जो वहाँ की राजकुमारी थी कलिंग की, उसके साथ में इसने शादी करी और उसका नाम था करुत्सवाकी। कलिंग युद्ध के बाद में इसने वहाँ की राजकुमारी के साथ में शादी की थी कि उसका नाम था कुरुत्सवाकी। कुरुत्सवाकी या कोरुवाकी कहते हैं, कई बार कई जगह कोरुवाकी लिखा हुआ है, उसमें कई जगह कुरुत्सवाकी लिखा हुआ है। तो कुरुत्सवाकी से इसने शादी की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। कहा जाता है कि इसने अभिलेखों का इससे जनक कहा जाता है। अभिलेख जो सबसे पहले भारत देश में अभिलेख बनाने शुरू किए थे वो अशोक ने ही किए। ठीक है। और कलिंग जो युद्ध हुआ था वो लगभग 261 बीसी में हुआ। 261 बीसी 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। और इस जो कलिंग युद्ध का जो वर्णन इसने किया है वो 13वें शिलालेख में किया है। 13वें शिलालेख में इसने सारा वर्णन किया है कि किस तरह कलिंग का युद्ध हुआ, किस तरह मैंने नरसंहार देखा, फिर मैंने किस तरह बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है। इसने जो बुद्ध धर्म अपनाया था वो एक गुरु था, उसका नाम था उपगुप्त। भिक्षु था, भिक्षु उपगुप्त।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आया है कि किस बुद्ध भिक्षु के सामने अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के सामने अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। उसके बाद में इसका जो बेटा था, बड़ा जो बेटा था महेंद्र, इसको उसने श्रीलंका में बुद्ध प्रचार के लिए भेजा। बुद्ध का प्रचार इसने वहाँ पे किया महेंद्र ने। इसका जो छोटा बेटा भी, इसके दो बेटा हुए थे वैसे। छोटा वाला कहते हैं वो अंधा था, वो ज़्यादा दिन तक राज पर चला ना पाया। ठीक है। और अशोक के मरने के बाद में ही इस जो ये मौर्य जो कहते हैं मौर्य साम्राज्य था, इसकी भी समाप्ति होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, एक तो यही कलिंग युद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ और कलिंग युद्ध कौन से शिलालेख में लिखा गया है, अभिलेख में लिखा है, शिलालेख में लिखा गया है, 13वें शिलालेख में लिखा है। फिर दूसरा, कलिंग युद्ध के बाद में जब अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया तो किस गुरु के सामने अपनाया? उपगुप्त के सामने अपनाया है। ठीक है। और अशोक ने एक शहर भी बसाया था। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि अशोक ने कौन सा शहर बसाया? कश्मीर। कश्मीर जो शहर है वो अशोक ने ही बसाया था। ठीक है। कश्मीर शहर जो बसाया अशोक ने बसाया। और मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया। ठीक है। और सारनाथ का स्तंभ बनवाया। सारनाथ का स्तंभ बनवाने के पीछे रीज़न ये है कि पहली बार जब बुद्ध ने उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था, तो उसके लिए अशोक ने सारनाथ का स्तंभ बनवाया। ठीक है। अशोक चिन्ह जो सारनाथ स्तंभ के ऊपर बना हुआ है, जैसे हम आज भारत देश का प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है, वो भी अशोक ने ही बनवाया। ठीक है। सारनाथ है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। और क्या किया था अशोक ने, कह सकते हैं कि अशोक ने, हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कराई। बौद्ध संगति, दो पहली बौद्ध संगति पहले हो चुकी थी। पहली बौद्ध संगति जो कराई थी वो अजातशत्रु ने कराई, और दूसरी कराई थी काला अशोक ने, और तीसरी कराई थी अशोक ने। तो तीसरी जो बौद्ध संगति कराई वो किसने कराई? अशोक ने कराई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगति किसने कराई? अशोक ने कराई तीसरी बौद्ध संगति। ठीक है। और इसने 14 शिलालेख पहले बता चुका हूँ, 14 शिलालेख इसने बनवाए थे। अभिलेख भी इसने बहुत सारे बनाए। शिलालेख मतलब होता है एक पत्थर पे से ये लेख लिखवाता था, और उन लेख जो पत्थर बनते थे उनको अलग अलग जगह पर गड़वा देता था, जिनको पढ़ के जनता समझ सके कि किस तरह बौद्ध को अपनाना है। ठीक है। तो इसने बहुत सारे शिलालेख बनाए, कुल मिलाकर 14 शिलालेख इसने बनवाए थे अपने उसमें। अच्छा, इस वंश का जो आखिरी राजा था वो था भरतरथ। बृहद्रथ इसका आखिरी राजा था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य का कह सकते हैं आखिरी राजा कौन था? बृहद्रथ था। आखिरी राजा था बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने करी? पुष्यभूति शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। अशोक के बाद में कोई भी ऐसा राजा या के महान राजा नहीं बना जिसने मौर्य साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। ठीक है। अशोक ही इसका आखिरी शक्तिशाली राजा बना। ठीक है। और उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना पुष्यमति शुंग ने भरतदत्त को ख़त्म करने के बाद में कर दी थी। ठीक है। आगे हम शुंग वंश और जितने आगे वंश आए उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के जो क्लास थी उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो नंद वंश से बनता है कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म ने की थी, जो शूद्र कास्ट से था। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का कह सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो बनवाया था महापद्म ने ही बनवाया था। ठीक है। उसके बाद धनानंद उसका बेटा राजगद्दी बैठा, जिसे अग्रभोज की उपाधि ली। और धनानंद के काल में ही सिकंदर भारत में आया था, जो 326 BC में आया। और सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी वो पोरस के साथ हुई। सिकंदर की लड़ाई किससे हुई? पोरस के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर की लड़ाई किसके साथ हुई? पोरस के साथ में हुई। पोरस और सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी वो झेलम नदी के किनारे हुई, जिसे हमें बिरास्ता का युद्ध कहा। कौन सा युद्ध कहा? बिरास्ता का युद्ध कहा। ठीक है। सिकंदर के वापस लौट जाने के बाद में जो उसके जो जितना भी राज्य था उसको ग्रीक सेनानियों आपस में बांट लिया। ग्रीक सेनानी उन पर राज करने लगे। उसके बाद में कौटिल्य का अपमान होने के बाद में कौटिल्य ने
नंदवंश को समाप्त करने की सोची और चंद्रगुप्त मौर्य को गोद लिया और उसे शिक्षाएं दी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे बढ़ के धनानंद की हत्या कर दी और धनानंद हत्या करने के बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद में इसकी लड़ाई जो सिकंदर था उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ में हुई। सेल्यूकस निकेटर की हार इसमें हुई और सेल्यूकस निकेटर ने कंधार जो देश था उसको चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दे दिया और अपनी बेटी जो हेलना या कह सकते हैं कौंडिन्या जो उसकी बेटी थी उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दी। ठीक है, उसके साथ में ही जब इसकी शादी हुई उसी समय पर एक लेखक या बहुत बड़ा जो यात्री था उसका नाम था मेगस्थनीज, वो भारत आया और मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। इंडिका में ही चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाट के बारे में सारा कुछ लिखी हुई है और इंडिका किताब से ही इंडिया शब्द भारत देश का पड़ा। ठीक है, मेगस्थनीज ने कहा था कि जो भारत देश था चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 हिस्सों में बांट दिया था। पहला तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र और स्वर्णनगरी, चारों ही जो राज्य बांटे थे उन पर आमत्य रूप में महामंत्री बैठाए हुए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के हिसाब से कार्य करते थे। ठीक है, अपने आखिरी समय पर जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सारा राजपाट त्याग दिया और उपवास के द्वारा अपने प्राण सरवन बेलगोला में त्याग दिए, जो इसने लास्ट में अंतिम में जैन धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में उसका बेटा बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार ने भी काफ़ी समय तक राज किया, लेकिन बिंदुसार से कोई क्वेश्चन बनता ज़्यादा है नहीं। उसका क्वेश्चन बनते हैं अशोक से। बिंदुसार का जो दूसरा बेटा था अशोक इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बना, लेकिन शुरुआत में ये बहुत क्रूर राजा था। इसने अपने सारे भाइयों की हत्या करने के बाद में राजगद्दी पर बैठा। लेकिन एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था कलिंग युद्ध। जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 बीसी में हुआ। 261 बीसी जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ जो अशोक के मन को जिसने हिला के रख दिया और अशोक ने सारा जितना राजपाट था उसको त्याग कर बुद्ध धर्म अपना लिया। और इसने अपने बुद्ध धर्म को प्रचार के लिए या अपने यात्रा के अपने जीवन का वर्णन करने के लिए इसने बहुत सारे शिलालेख और अभिलेख बनाए। इसने 14 शिलालेख बनवाए थे। 14 शिलालेख में 13वां जो शिलालेख था उस पर इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। कलिंग युद्ध जो किया था इसने उसे लिखा था 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया। इसने बौद्ध धर्म जो अपनाया था वो एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से इसने क्या करा था, मतलब बुद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, इसने एक शहर कश्मीर, हाँ इसने कश्मीर के साथ साथ में श्रीनगर शहर भी बसाया था। श्रीनगर जो शहर आज है और जो कश्मीर है, दोनों ही शहर जो बसाए थे वो किसने बसाए थे, कश्मीर और श्रीनगर अशोक ने बसाए थे। ठीक है, और इसने बुद्ध धर्म अपनाने के बाद में सांची का स्तूप बनवाया, सारनाथ का स्तंभ बनवाया। ठीक है, ये जो सारनाथ कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्तंभ बनाया और मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनाया। इसने तीसरी बौद्ध संगति भी कराई और इसके मर जाने के बाद में जो इसका मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी राजा बना वो बृहद्रथ बना। बृहद्रथ इतना शक्तिशाली राजा बना नहीं और इसकी जो मृत्यु है इसी के राज्य में, इसी की सेना में काम करने वाले इसके सेनापति पुष्यमुति सुंग ने इसकी बृहद्रथ की हत्या कर दी और सुंग वंश की स्थापना कर दी। तो आगे आने वाले वंशों के बारे में पढ़ेंगे, किस वंश में किस किस तरह के कार्य हुए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।